Hello guys, welcome to my current crux series. Today we are going to discuss about some issues which were in the news in the first week of September 2022. Without wasting any time, चलिए शुरू करते हैं. पहली न्यूज जो प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो है सीड स्कीम के बारे में. स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. डीनोटिफाइड जो हम ट्राइब्स करार देते थे ब्रिटिश रिजिम के अंडर, दीज वी आर दोज ट्राइब्स विच वी आर डिक्लेयर्ड एज बॉर्न क्रिमिनल्स. तो बॉर्न क्रिमिनल्स को हम डीनोटिफाइड कहते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा. तो वन सच एक्ट है ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871. तो प्रीलिम्स पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आता है, अयंगार कमेटी के रिपोर्ट जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी 1949 में. ऑन दैट रिपोर्ट बेसिस ये जो चीज़ें, ये क्लासिफिकेशन, ये खत्म, ये एक्ट जो थे ये रिपील कर दिए गए. ठीक, तो प्रीलिम्स पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें लगेगा कि ट्राइब्स के बारे में बात होगी, शायद दिस कम्स अंडर मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बट जवाब होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. इसका जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. दूसरी न्यूज जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964. ये न्यूज में क्यों है, देखिए इसी वीक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, सीनियर IAS ऑफिसर है तेलंगाना गवर्नमेंट में, CMO में वर्क कर रहे हैं. तो उन्होंने बिल्किस बानो केस में जो कन्विक्ट्स को रिलीज किया था गुजरात गवर्नमेंट ने, उस पर ऐतराज जताया है. तो क्या ऐसा ब्यूरोक्रेट्स कर सकते हैं? हाँ, आर ब्यूरोक्रेट्स हैविंग ए फ्री हैंड? जी नहीं. रूल 9 जो है इन रूल्स का, वो कहता है सिविल सर्वेंट कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, इट कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट डिसीजन. तो ऐसा करके तो फिर से डिबेट जारी हुई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस दीज रूल्स. लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट जो होके आएगा वो फिर से इन रूल्स को ही अपहोल्ड करेंगे, क्योंकि ये रूल जरूरी है. जब हमने ये रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे तब कॉन्शियसली हमारा ये डिसीजन था ब्यूरोक्रेट्स शुड बी इम्पार्शियल, दे शुड बी इंडिपेंडेंट. ठीक, तो इसीलिए ये कोई गवर्नमेंट इंक्लाइनेशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी की और इंक्लाइनेशन नहीं दिखा सकते ड्यूरिंग देयर टेन्योर. तो इस वजह से ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है. तीसरी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये न्यूज में क्यों है, देखिए 18th लोकसभा इलेक्शन आने वाला है 2024 में, और कुछ असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं 2023 में. तो क्रिमिनलाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, देयर इज एन नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स. पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस. पॉलिटिशियंस को क्रिमिनल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, मसल पावर, वोट्स. क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस की जरूरत इंटर्न क्यों पड़ती है, ताकि इनके जो क्राइम्स है, क्रिमिनल एक्टिविटीज से इनको छुटकारा मिल सके. वो क्राइम्स धीरे धीरे वो जो क्राइम्स है उनके वो डिलीट होते जाए. ठीक, तो इस वजह से नेक्सस होता है. वे आउट क्या है, कुछ रिकमेंडेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जैसे FPTP वर्सेस टू बैरल सिस्टम. FPTP यानी जो हमारे FPTP मींस फर्स्ट पास द पोस्ट. इस प्रोविजंस, इस प्रिंसिपल के अंडर हम यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं. तो अगर ये जरूरी नहीं है 50% वोट्स होने चाहिए बंदे के पास, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो रहा है, अगर खाली 10% वोट्स लेके भी बंदा आ जाता है तो, और बाकी बंदों के 9%, 8%, 7%, वट एवर, तो ऑन मीगर 10%, 20% बंदा इलेक्ट हो जाता है. अनलाइक टू बैलेट सिस्टम, यहाँ पे जरूरी 50% वोट्स होने चाहिए. ठीक, ये आप डिटेल में खुद ही पढ़ लेना. तो रिकमेंडेशन ये है FPTP शुड बी रिप्लेस्ड बाय टू बैलेट सिस्टम हियर. ठीक, और क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस मींस इलेक्शंस के दौरान फंडिंग होनी चाहिए, वो स्टेट करेगी. ठीक, इससे क्या होगा, पैसा रेगुलेट होगा. 2 कमेटी जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, इंद्रजीत गुप्ता एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी. ठीक, इन्होंने बोला था देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, दैट टू, बट दैट फंडिंग शुड बी इन काइंड, नॉट इन कैश. अगर कैश में होगा तो फिर से वो इकोनॉमिक फ्लो हो जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं रहा, करप्शन फिर से, वो इकोनॉमिक अनरेगुलेटेड फ्लो फिर से चलता रहेगा. ठीक, तो याद लिख लेना. और इस इन्हीं प्रोविजंस, इन ल्यू ऑफ दिस प्रोविजंस, और एक है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. आपको पता है SBI बॉन्ड्स इशू करती है क्वार्टर के, शायद पहले 10 दिन के लिए, हर क्वार्टर में, अगर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर की शुरुआत के 10 दिन वो बॉन्ड्स इशू करती हैं. तो बंदा परचेज करता है वो बॉन्ड्स, पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करता है, वो बॉन्ड्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है 2000, 10,000, 10K, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन. ऐसे में बॉन्ड्स इशू होते हैं. ये खुद आप ये स्कीम देख लेना. और एक न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रशिया बहुत सारे न्यूक्लियर जो साइट्स है यूक्रेन में, उनको कवर कर रहा है, अपने अंडर कर रहा है. तो उस मरहले को लेके ये इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है. क्यों नहीं रेटिफाई किया है, इंडिया का स्टैंड यहाँ पे ये है कि जो आर्टिकल्स हैं
इस ट्रीटी के जो आर्टिकल्स है 1, 2, 3, 4, इनकी जब हम क्लियर रीडिंग, प्लेन रीडिंग करते हैं ना, इससे हमें साफ झलकता है कि दीज प्रोविजंस आर अनइक्वल, दे आर आर्बिट्ररी टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि प्रोलिफरेशन जो ऑप्शन है ना वो खाली डेवलप्ड कंट्रीज को ये देता है, डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं देता है। तो इसीलिए इंडिया ने राटिफाई नहीं किया है। ठीक, P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, बट अनऑफिशियली तो ये भी है ना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, हु कैन डिनाई, इन चारों के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो वी नीड टू सी। और पीटी के हिसाब से 2 चीजें आप देख लेना, वासीनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इसका मेंबर इंडिया नहीं है, इन दोनों का इंडिया मेंबर है, ये आप देख लेना खुद से। ठीक, और एक न्यूज जो इंपॉर्टेंट है पीटी के हिसाब से, आईएनएस विक्रांत, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 2, ये एयरक्राफ्ट करियर है, समुद्री जहाज बट एयरक्राफ्ट करियर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली जो हिंदुस्तान ने खुद से बनाया है, डिजाइन भी किया है और खुद से बनाया है। और एक न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, डार्क स्काई सेंचुरी, नाम से ही पता चलती है काला आसमान। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक जगह है लद्दाख में जिसका नाम है हानले, लद्दाख, इस जगह ये सेंचुरी बनाने वाली है। ठीक, आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। ठीक, बेसिकली जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड, वो रिकॉग्नाइज करती है ऐसी सेंचुरीज को। अब हमने इस एरिया को ही ये सेंचुरी के लिए क्यों बनाया? क्योंकि रीजन है उसके, आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम बहुत कम है वहाँ पे, ठीक, बस्ती कम है, ठीक, क्लाउडलीनेस, बादल बहुत कम है, क्यों? डेजर्ट है, वेपर बहुत कम है, क्यों? क्योंकि डेजर्ट है, सेम रीजन। तो इट विल बी अ बूस्ट फॉर एस्ट्रो टूरिज्म। ठीक, और टूरिज्म बूस्ट भी होगा, जो इर्द गिर्द वहाँ के मकान होंगे, दैट विल बी इक्विप्ड विद टेलीस्कोप्स, तो लोग जाएंगे वहाँ पे ऐसी चीजों का, सेलेस्टियल बॉडीज का नजारा देखने। ठीक है, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, GS3 के हिसाब से भी और प्रीलिम्स भी। और एक न्यूज जो है, लिक्विड नैनो यूरिया आपको पता है व्हाइट कलर की खाद होती है। ठीक, अब गवर्नमेंट ने इसके कमर्शियल यूज के लिए इजाजत दे दी है। इससे क्या बेनिफिट होगा? यूरिया हम इतना इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगी। ठीक, और एक एडवांटेज क्या है इसका, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। कैसे? अगर हम देखेंगे इसकी एफिशिएंसी है 85% ऑलमोस्ट। जो कन्वेंशनल यूरिया हम यूज करते हैं उसकी जस्ट 25% है, और दिस इज इजी टू यूज। हम डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं इस यूरिया को, लिक्विड यूरिया को लीव्स पे, लीव्स खुद ब खुद एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, और एक न्यूज जो है इंपॉर्टेंट, वो है AWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपको पता है 10% रिजर्वेशन लेके हम आए थे। अब ये ऑनरेबल जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित के बेंच के पास 5 जज बेंच है, वहाँ पे चैलेंज हो रही है। ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्या है? वही इंदिरा स्वामी जजमेंट ने इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, बट 10% जब हम लेके आए, ये जो फिगर है ये वायलेट हो रहा है। ठीक, और एक चीज वहां पे बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, रिजर्वेशन देने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि दैट सेक्शन इज सोशली बैकवर्ड, बट यहाँ पे हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लाते हैं, यानी इससे एक क्लास क्रिएट हो रहा है। ऑन दिस ग्राउंड दिस इज ऑल्सो लायबल टू गेट चैलेंज्ड। और एक चीज हमें अप्रहेंशन है, जो ऑफिसर्स बने इस AWS कैटेगरी में या जिनको गवर्नमेंट जॉब लगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल को ये कॉश कर लिया तो क्या होगा उनके साथ? एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने इन इटसेल्फ केशवानंद भारती केस में दिया था। तो नो डाउट जो हमने डिसीजंस लिए हैं ना इस AWS के अंडर, जो गवर्नमेंट जॉब में लग गए बंदे, उनकी जॉब को थ्रेट नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर कॉश होगा उसका इफेक्ट होगा प्रोस्पेक्टिव। ठीक, और एक स्कीम इंपॉर्टेंट है PM श्री, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्कूल्स। ठीक, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्कूल्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इस स्कीम का? ठीक, ये सारे जो कंपोनेंट्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड प्रोविजंस थे उसको प्रमोट करेगी। ठीक, ये स्कीम। और आप ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये देख लेना 5+3+3+4 स्कीम और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप खुद से देख लेना। मैं यहाँ पे डिस्कस करता, अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं वैसा भी सेशन में लेके आऊंगा जहाँ पे मैं होली डिस्कस किया करूंगा एंटायर वीक की न्यूज़ और इश्यूज इन डिटेल, अगर आप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
मुद्दा और मकसद इस सीरीज का ये है, ये उन नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनको अभी ABC करंट अफेयर्स की पता नहीं है। अगर 1-2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनसाइट दे रहा हूँ कि वीक में क्या किया करंट में, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो न्यू कमर्स है, जो अभी नए ताजा आए हैं प्रिपरेशन के लिए, मे बी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।